हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री की, और जैसा कि आप लोग जानते हैं चैप्टर 1 हमारा चल रहा है, दैट इज सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, यानी रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाओं के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे थे। बहुत सारे टॉपिक्स आप लोगों ने यहाँ पर पढ़ लिए हैं। लास्ट के कुछ टॉपिक बचते हैं जिन पर हम आज बात करेंगे। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन आपका यहाँ पर चल रहा था, जिसमें आपने क्या क्या पढ़ लिया था, किस किस प्रकार से हम यहाँ पर सांद्रता का मापन करेंगे वो हमने सीखा था। ओके, तो आपके पास था मोलरता, मोलैरिटी जिसको कहा जाता है। आपने बोला मैम हमने क्या किया, एक विलेय लिया, उसको हमने एक विलायक में मिला दिया। जैसे विलेय हमारा यहाँ पर शुगर था, यानी कि हमने शक्कर या चीनी ली थी, उसको हमने पानी में, जो कि हमारा विलायक है, उसमें घोल लिया है। बहुत अच्छे से घोलने के बाद हमें एक विलियन प्राप्त होता है। इस विलियन में से हम 1 लीटर विलियन लेते हैं। जब हमने बहुत अच्छे से घोल करके विलियन बना लिया है, उसके बाद हमने 1 लीटर विलियन लिया, जो कि 1 लीटर उसका क्या है, आयतन है, वो लिया। और उसमें हमने देखना है कि कितने नंबर ऑफ मोल्स वहां पर शुगर के यानी कि विलेय के प्रेजेंट है, वही उसकी क्या होती है, मोलरता होती है। ठीक है, जहां पर मैंने आपको बताया था कि मोलरता बराबर क्या होगा, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलियन का आयतन लीटर में। और चूंकि आप 1 लीटर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आयतन में हमने 1 लिख दिया, तो आपका मोलैरिटी m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, विलेय के मोलों की संख्या। यानी उस 1 लीटर आयतन में जितने भी विलेय के मोलों की संख्या है, वही उस पूरे विलियन का क्या हो जाएगा, मोलरता हो जाएगी। ओके, चलिए। देन हमने यहाँ पर एक न्यूमेरिकल भी आपका देखा था मोलैरिटी से रिलेटेड। इसके अलावा हमने मोलैलिटी की बात की थी कि अब क्या करेंगे, अब विलियन बनाने के बाद हम 1 किलोग्राम विलायक में देखेंगे कि कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट वहां पर, यानी विलेय के कितने मोलों की संख्या उपस्थित है, वो उस विलियन की क्या हो जाती है, मोलरता हो जाती है। क्लियर। चलिए, इसका भी हम लोगों ने यहाँ पर न्यूमेरिकल देखा था। मोल फ्रैक्शन या मोल प्रभाज की बात हम लोगों ने की थी। तो मोल प्रभाज क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है, अनुपात होता है। अब किस चीज का अनुपात होता है, मोलों की संख्या का अनुपात होता है। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन क्या है, मोलों की संख्या का अनुपात है। किस किस का, जिस भी घटक का आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है, उसका मोल, उसके मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या कितनी है विलियन में, उससे हम क्या करते हैं, उसको विभाजित कर देते हैं। जो भी घटक का मोलों की संख्या आपके पास है या जिसका भी आपको मोल प्रभाज निकालना है। ठीक है, तो ये मोल फ्रैक्शन हो गया। तो क्या कहा मैंने, मोल फ्रैक्शन, मोल प्रभाज या मोल अंश जिसे कहा जाता है। मोलों की संख्या का अनुपात। क्लियर। अब आप विलियन की बात कर रहे हैं, कोई भी विलियन आपके पास उपस्थित है, आपने क्या बोला, हमने इसमें ए हमारा विलायक है और इसमें हमने कोई बी विलेय मिला दिया है। ठीक है, ए विलायक में हमने बी विलेय कोई मिला दिया, तो कितने कंपोनेंट हो गए आपके, 2 कंपोनेंट हो गए विलियन। क्लियर, यहाँ पे 2 ही कंपोनेंट है आपके, एक आपका विलायक है और दूसरा आपका विलेय। तो 2 ही कंपोनेंट्स है, 2 ही कंपोनेंट होते हैं, पर नंबर ऑफ कंपोनेंट्स आपके चेंज हो सकते हैं। कैसे, अगर विलेय एक से ज्यादा आ गए तो। क्लियर, तो यहाँ पर 2 ही है, ए और बी जिनको हम कह रहे हैं, उन दोनों को मिला दिया है, विलियन आपका तैयार हो गया है। और अब हम क्या कह रहे हैं, इस विलायक ए और विलेय बी के मोल प्रभाज क्या होंगे, तो उसके लिए आपको दोनों के नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर पता होने चाहिए। यानी इस विलियन में इनकी मोलों की संख्या कितनी है वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, सपोज हम मान लेते हैं विलेय के मोलों की संख्या NB है और
विलायक के मोलों की संख्या Na है। ओके, तो मोल प्रभाज क्या होगा? विलेय क्या है आपका? बी है। विलेय बी का मोल प्रभाज, तो विलेय बी का मोल प्रभाज क्या हो जाएगा? विलेय के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या। कुल मोलों की संख्या क्या है? जो जो कंपोनेंट आपके विलयन में उपस्थित है। विलयन में क्या क्या है? विलायक और विलेय है, तो दोनों के आप मोलों की संख्या को ऐड कर लेंगे, आपको विलयन के मोलों की संख्या पता चल जाएगी। ओके, कुल मोलों की संख्या हो जाएगा आपका, या विलयन के मोलों की संख्या बराबर Na प्लस Nb। ओके, तो यही मान अब आप कहाँ रख लेंगे? आपने जो यहाँ पर फॉर्मूला बना रखा है इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। ओके, तो विलेय के मोलों की संख्या Nb था, कुल मोलों की संख्या क्या है? Na प्लस Nb। आपके मोल प्रभाज को हम यहाँ पर x से डिनोट करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? x विलेय लिख सकते हैं, यानी विलेय के मोल प्रभाज की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। ओके, तो ये आपका विलेय का मोल प्रभाज हो। क्लियर? कहीं पर अगर आप अल्प मात्रा में, सूक्ष्म मात्रा में क्या ले रहे हैं? विलेय ले रहे हैं, यानी कि बहुत ज्यादा पानी लिया है, बहुत ज्यादा विलायक है जिसमें बहुत कम मात्रा में विलेय को घोला गया है, कि हमने 500 लीटर आपका पानी ले लिया है या फिर 1 लीटर पानी है, उसकी तुलना में 0.005 ग्राम आपने उसमें शक्कर ऐड की है, तो 1 लीटर बहुत ज्यादा है। लेकिन आप 0.005 ग्राम की बात कर रहे हैं कि उतना शक्कर घोल रहे हैं, तो यानी विलेय की मात्रा क्या है? अल्प है। तो यहाँ पर कहीं कहीं पर उसको नेग्लेक्ट भी कर दिया जाता है, ठीक है? कि यानी कुल मोलों की संख्या ज्यादातर जो प्रभावित कर रहा है वो कौन है? विलायक है। ओके, तो यहाँ पर हमने x विलेय निकाल दिया है, यानी कि विलेय का मोल प्रभाज क्या होगा उसकी गणना यहाँ पर यानी उसका फॉर्मूला हमने निकाल दिया। तो इस फॉर्मूले से आप विलेय का मोल प्रभाज निकाल सकते हैं। सेम आपको किसमें करना है? विलायक का मोल प्रभाज निकालने के लिए भी करना है। ओके, तो यहाँ पर विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या आपको पता होता है क्या होता है? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान जो है, उससे आप क्या कैलकुलेट कर लेते हैं? विलेय के मोलों की संख्या या किसी भी कंपोनेंट के मोलों की संख्या की गणना कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या कहा मैंने? मोलों की संख्या जब आपको निकालनी होगी, दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान, ठीक है, इससे आप लोग निकाल लेंगे। अभी सपोज हम कुछ मान लेते हैं कि जैसे आप बोल रहे हो दिया गया द्रव्यमान इसका Wb है, और जो मोलर द्रव्यमान है वो क्या है? Mb। या आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि Wb ग्राम विलेय आपका Wa ग्राम विलायक में घुला हुआ है, जहां पर विलेय का मोलर द्रव्यमान Mb है और विलायक का मोलर द्रव्यमान Ma है। ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ठीक है? अब क्या होगा?
विलायक का दिया गया द्रव्यमान WA व मोलर द्रव्यमान MA है, तो विलेय का मोल प्रभाज, विलेय का मोल प्रभाज क्या था आपका? NB अपॉन Na प्लस NB था, ठीक है। तो यहाँ पर विलेय के मोल प्रभाज में अब आपने किसकी वैल्यू रखनी है? जो उसका दिया गया द्रव्यमान है और मोलर द्रव्यमान है, ठीक है। तो बराबर क्या हो जाएगा? NB की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ से NB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? NB इज इक्वल टू हो जाएगा आपका WB बाय MB, यही होगा। तो वैल्यू पुट कर लीजिए, WB बाय MB इज होल इज डिवाइडेड बाय, आगे यहाँ पर क्या हो जाएगा? M, यहाँ पर आपका जो Na की वैल्यू होगी, यानी विलायक के मोलों की संख्या, Na इज इक्वल टू क्या होगा? WA बाय MA। क्लियर? यानी A जो आपका विलायक है उसका कितना ग्राम आपको द्रव्यमान दिया गया है और उसी A का एक अणु का द्रव्यमान कितना है, यानी जिसको आप आणविक द्रव्यमान बोल रहे हैं या मोलर द्रव्यमान बोल रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा WA बाय MA प्लस WB बाय MB। क्लियर? तो ये आपका मोल प्रभाज हो गया, किसका? विलेय का। इसी प्रकार आप विलायक के मोल प्रभाज की भी गणना कर लेंगे। ओके, तो ये नोट करिए जल्दी से और फिर आप विलायक के मोल प्रभाज की गणना करेंगे। चलिए, विलायक का मोल प्रभाज क्या हो जाएगा? मोल प्रभाज, मोल अंश, मोल फ्रैक्शन तीनों एक ही चीज है कि सेम चीज की बात हो रही है, यानी मोलों की संख्या का अनुपात निकालना है, ठीक है। तो विलायक के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या, यानी विलियन में जो मोल उपस्थित हैं उनकी बात की जा रही है, ठीक है। कुल मोलों की संख्या आप लिख सकते हो। तो विलायक के मोलों की संख्या Na है बाय कुल मोल क्या है आपके? Na प्लस NB। ओके, अब इसमें फिर यही वैल्यू पुट कर देंगे जो हमने Na और NB की निकाल रखी है, तो वो आपका विलायक के मोलों की संख्या आ जाएगा, ठीक है। जिसको आप X सॉल्वेंट या X विलायक आप इसको लिख सकते हैं, XA भी लिख सकते हैं। ओके, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका, बहुत छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। स्टोइकियोमेट्री क्या लिखेंगे? स्टोइकियोमेट्री आपका ग्रीक वर्ड है जो आपके दो शब्द, इसमें कितने शब्द आते हैं? दो शब्द आते हैं, एक आता है स्टोइकियोन और एक आता है मीट्रिक, ठीक है। तो स्टोइकियोन का मतलब क्या होता है? इसका अर्थ होता है आपका तत्व। किसकी बात की जा रही है? तत्व की बात की जा रही है, ठीक है। और मेट्रॉन या मीट्रिक का मतलब होता है मापन। तत्व और मापन के बीच में क्या संबंध है यहाँ पर? क्यों इन दोनों वर्ड को एक साथ लिया जा रहा है? तत्व या तत्वों के परमाणु आपस में जुड़ करके यौगिक बनाते हैं, आप पढ़ते हैं, ठीक है। इसके अलावा वही तत्व आपस में अभिक्रिया करके भी यौगिकों का निर्माण करते हैं, अलग अलग उत्पाद आपके बनाते हैं।
तो यहाँ पर हमने क्या मापन करना है, उन तत्वों के भार का, आयतन का मापन स्टोइकियोमेट्री में किया जाता है। यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक आपके यूज किए जा रहे हैं, यानी कि जो अभिक्रिया कराने में कार्य कर रहे हैं, और साथ ही अभिक्रिया के पश्चात जब आपका उत्पाद बन रहा है वहां पर उनका द्रव्यमान क्या होगा, उसका मापन यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, तो ये दो वर्ड से आपका मिलकर बना हुआ है। एक हम जनरल रिएक्शन ले लेते हैं जहां पर मीथेन का दहन होता है। ये आपके एक रिएक्शन है जहां पर मीथेन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना रहा है। ठीक है, मीथेन आपका क्या है, गैस है, ऑक्सीजन भी गैसियस स्टेट में है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और H2O भी आपका यहाँ पर गैसियस स्टेट में। क्लियर? आपने 10th क्लास में जब आप पढ़ रहे थे तब भी आपने जब रासायनिक अभिक्रियाओं की बात की थी तो वहां पर दो चीजें पढ़ी थी। एक, जब कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है और हमने उसके लिए कोई समीकरण लिखी है तो उस समीकरण में जो बाईं तरफ को होते हैं उनको आपका क्या कहा जाता है, ये आपके अभिकारक यानी कि रिएक्टेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, अभिक्रिया को आप एक एरो से दिखाते हैं और उसके राइट हैंड साइड में जो होता है यानी दाईं ओर जिसको लिखा जाता है वो आपके बनने वाले उत्पाद होते हैं जिनको हम प्रोडक्ट भी कहते हैं, या आप कह सकते हैं किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का क्या है, ये परिणाम होंगे। ओके, अंत में जो आपको मिल रहा है वो ये। इसके अलावा हम क्या देखते हैं, यहाँ पर हमने इस रासायनिक अभिक्रिया को क्या किया है, संतुलित किया है। रासायनिक अभिक्रियाओं को या समीकरणों को आपने संतुलित करना सीखा है, तो वो संतुलित हमने इनको कर लिया है। जब हमने रासायनिक अभिक्रिया के लिए जो समीकरण दी गई है उसको संतुलित कर लिया है तो आपके पास यहाँ कुछ नंबर्स लिखे जाते हैं जो आगे लिखे जा रहे हैं। जहां पर कुछ नहीं लिखा गया है उसका मतलब है उसकी संख्या कितनी है, एक। और जहां पे कुछ नंबर लिखा गया है तो उसकी संख्या तो उतनी होगी जितना नंबर लिखा है। जैसे अगर हम मीथेन की बात करें तो इसके आगे यहाँ पर कोई भी नंबर या कोई भी संख्या नहीं लिखी गई है, तो यानी CH4 के लिए उसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। जब कुछ नहीं लिखा गया है तो 1। ऑक्सीजन के आगे 2 लिखा गया है तो उसकी वैल्यू 2 होगी। तो उसकी वैल्यू जिसे हम कह रहे हैं वो है क्या, उसको आपका स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक कहा जाता है। ठीक है, स्टोइकियोमेट्री या स्टोइशियोमेट्री कोएफिशिएंट भी आप इसको इंग्लिश में कहते हैं। क्लियर? तो अगर हम उस गुणांक की बात करें तो वो गुणांक मीथेन के लिए क्या हो जाएगा, अगर हम गुणांक की बात करें तो CH4 के लिए वो गुणांक कितना है, 1। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के लिए कितना है, 2। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो उसके लिए कितना है, 1। और अगर हम H2O की बात करते हैं तो उसके लिए भी कितना है, 2। ठीक है, इस कोएफिशिएंट से हम मोलों की संख्या या अणुओं की संख्या की बात भी करते हैं। यानी जो आगे लिखा गया है हम उसको नंबर ऑफ मोल्स बोल सकते हैं यहाँ पर, कि कितने मोल यहाँ पर किसी अभिक्रिया में मीथेन के यूज हो रहे हैं या कितने अणु यूज हो रहे हैं, उपयोग में आ रहे हैं। ठीक है, तो आप कहेंगे ये जो संतुलित रासायनिक अभिक्रिया के लिए जो हमने संतुलित समीकरण लिखी है रासायनिक अभिक्रिया के लिए, यहाँ पर 1 मोल मीथेन 2 मोल ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड और 2 मोल H2O के बनाता है। वहीं आप कह सकते हैं एक अणु मीथेन का 2 अणु ऑक्सीजन के साथ मिल करके 1 अणु कार्बन डाइऑक्साइड और 2 अणु जल के बनाता है। बस यही आपका क्या है, जब आप स्टोइकियोमेट्री पढ़ते हैं तो इसमें आप यही जानते हैं कि कितना मोल है किसका, जो कितने मोल किसी अन्य अभिकारक से रिएक्ट करके कितने कितने मोल उत्पाद बनाता है। चूंकि ये आपके पास एक संतुलित समीकरण है तो ये संतुलित समीकरण आपको द्रव्यमान संरक्षण का नियम देगी, वहां से आप इसका द्रव्यमान भी निकाल सकते हैं। इसका द्रव्यमान कितना आ रहा है, इसका कितना आ रहा है, इसका कितना आ रहा है, इसका कितना। क्लियर? तो आप द्रव्यमानों की गणना आराम से कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए, तो ये आपकी अभिक्रिया थी। जिसमें आपने देखा
कि हमने ब्रैकेट में यहाँ पर जी लिखा है। तो ये जी किसके लिए आ रहा है? ये इन कंपाउंड्स की फिजिकल स्टेट बता रहा है कि भौतिक अवस्था क्या होगी। अगर जी लिखा है तो यानी ये गैसीय अवस्था में, अगर आपका एल लिखा है तो यानी ये द्रव अवस्था में यानी लिक्विड स्टेट में है, अगर एस लिखा है तो यानी ये आपका क्या है? ठोस अवस्था में होगा। ओके, यानी सॉलिड स्टेट में। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को आपने निरूपित किया था एक समीकरण के रूप, वो समीकरण में ये सिंबल्स आपको बताए गए थे कि वो उन कंपाउंड्स के या एलिमेंट्स के आपको क्या बता रहे हैं? फिजिकल स्टेट बता रहे हैं। क्लियर है? पहली चीज। दूसरी चीज हमने यहां पर क्या बोली? 1 मोल CH4 2 मोल O2 से अभिक्रिया करके 1 मोल CO2 व 2 मोल H2O के बनाता है। क्लियर है? दूसरा, इसी को आप क्या लिख सकते हैं? 1 अणु मीथेन 2 अणु ऑक्सीजन के या 2 ऑक्सीजन के अणु के साथ अभिक्रिया करके 1 अणु CO2 व 2 अणु H2O के बनाता है। क्लियर है? चलिए इसको जल्दी से नोट कर लेंगे फिर हम आगे चलेंगे। चलिए आणविक द्रव्यमान की बात करते हैं। आता है आपको निकालना, CH4 का निकाल लोगे 16 हो जाएगा, कार्बन का 12, एक हाइड्रोजन का 1, तो 4 के आपके 4 हो गए, 4 × 1 लिख सकते हो आप। इसके अलावा आपके पास क्या है? 2O2 है, ठीक है। एक ऑक्सीजन का 16, O2 है तो 32, तो 2 × 32 लिख सकते हैं आप। ओके, ग्राम ग्राम पर मोल आप लिख सकते हो इसको। इसके अलावा क्या है आपके पास? CO2 है, कार्बन का 12 प्लस 32, एक ऑक्सीजन का 16, 2 का कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। टोटल कितना हो गया? 44। इसके अलावा क्या है आपके पास? 2H2O। H2O का होता है आपका 18 × 2 36, ये आ गया आपके पास। अब आप इसको क्या लिख सकते हैं? 16 ग्राम ऑक्सीजन, 16 ग्राम मीथेन आपकी 64 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बना रही है? 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड और 36 ग्राम आपका वाटर वहां पर प्रोड्यूस हो रहा है। क्लियर है? सिंपल सी बात है। इसी प्रकार से आप वहां पर द्रव्यमानों की गणना कर सकते हैं। तो आप ये भी कह सकते हैं, ये कितना था? 1 मोल था। 1 मोल मीथेन का मतलब क्या है? 16 ग्राम। 2 मोल ऑक्सीजन का मतलब क्या है? 64 ग्राम की बात हो रही है। 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड यानी 44 ग्राम, और 2 मोल जल के यानी कि 36 ग्राम की बात यहाँ पर हो रही है। ओके, क्लियर है इतना? तो ये हमने किसमें पढ़ा? स्टोइकियोमेट्री में पढ़ा। आने वाले सेशन में हम इसके न्यूमेरिकल्स देखेंगे, साथ ही लिमिटिंग रिएजेंट आपका एक टॉपिक है लास्ट, उसको बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ लेंगे और फिर हम उसकी बात करेंगे आने वाले सेशन में। बाकी आपका कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।